हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट फियर एंड टू रिमूव दिस फियर। दोस्तों, हम करते हैं बहुत सारा हार्डवर्क क्योंकि हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज में इतने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं जिसके थ्रू आपका एक सब्जेक्ट पर एक बहुत बढ़िया कमांड बन जाता है। आप स्टैटिक रिसोर्सेज को पढ़िए और उसके बाद इन एमसीक्यूज को लगाइए। दोबारा स्टैटिक रिसोर्सेज को पढ़िए, दोबारा इन्हीं एमसीक्यूज को भी आप लगा सकते हैं या फिर आप डिफरेंट रिसोर्सेज से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपके स्टैटिक सेक्शन का जो नॉलेज का गैप है वो पूरी तरीके से भर जाता है। सो इन दिस सीक्वेंस अभी हम लोग इकॉनमी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला आपको काम ये करना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको जितने भी रिलेवेंट कंटेंट्स हैं जो आपको यूपीएससी क्लियर करने में हेल्प करेंगे वो आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है बाइलेटरल नेटिंग समटाइम्स सीन इन न्यूज़, इट रेफर्स टू, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि बाइलेटरल नेटिंग होती क्या है। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री यूएस, ऐसा समझ लीजिए। इंडिया के एक एंटिटी है ए और यूएस की एक एंटिटी है बी। ऑलराइट, तो ए को बी को देने हैं 50 रुपये, ठीक है। 50 रुपये देने हैं और 10 रुपये लेने हैं, ऐसा, ठीक है। ए को 20 रुपये देने हैं और 30 रुपीज़ लेने हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। इस अरेंजमेंट में बहुत ही कंफ्यूजिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि ए किसी काम के लिए बी को 50 रुपये देगा और फिर उससे 10 रुपये लेगा, तो इसको क्या कर देता है, नेट कर देता है। 50 दे करके 10 लेना है तो इसको 40 कर दीजिए कि 40 देना है। और इनको क्या है, बी को ए को 20 दे करके 30 लेना है, यानी 10 इनको। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ नेटिंग कर दी गई है, यानी बराबर कर दिया गया है मामला, ठीक है। देने और लेने वाला जो मैटर है उसको इक्वेट कर दिया गया है, तो इसी को बोला जाता है बाइलेटरल नेटिंग। तो बाइलेटरल नेटिंग क्या है? तो इट इज एग्रीमेंट अमंग काउंटर पार्टीज टू ऑफसेट क्लेम्स अगेंस्ट ईच अदर टू डिटरमाइन द सिंगल नेट पेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी सिंगल रूप में ए बी को कितना पे करेगा ये डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, बाइलेटरल नेटिंग के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी स्टेटमेंट्स को हम लोग को नहीं देखना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हम लोग देखेंगे। तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर डेट सिक्योरिटीज इश्यूड बाय स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। म्युनिसिपल बॉन्ड एक टाइप की डेट सिक्योरिटी, को इक्विटी सिक्योरिटी नहीं है, ये इक्विटी नहीं है, ये है डेट। यानी एक तरीके से जो आपका म्यूनिसिपैलिटीज है, लोकल गवर्नमेंट्स और स्टेट जो है लोन ले रही है, ठीक है, जिस पर कि वो कुछ इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये है म्यूनिसिपल बॉन्ड। पहला बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये बिल्कुल गलत है एकदम। अभी हाल फिलहाल ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर यूपी गवर्नमेंट ने अपना गाजियाबाद से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स को, हालांकि वो ग्रीन बॉन्ड है, उसको ये किया है, लिस्ट किया है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। आइए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, ये स्कीम लाया गया है दोस्तों बाई आरबीआई, ठीक है। टीयर 3 से लेकर के टीयर 6 सिटीज़ तक में, टीयर 3 से लेकर टीयर 6 सिटीज़ तक में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। देखिए, इट एम्ड एट इनकरेजिंग डेवलपमेंट ऑफ मोर डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस टीयर 3 टू टीयर 6 सेंटर्स, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, द फंड विल बी यूज टू सब्सिडाइज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ओनली, ये गलत है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हों या फिर एनबीएफसीज हों, अगर वो टीयर 3 टू टीयर 6 सिटीज़ में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पीओएस मशीन्स वगैरह को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इन सभी को ये सब्सिडाइज करेगी, ठीक है।
तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिए, द फंड हैज ए कॉर्पस ऑफ 1000 करोड़, ये गलत है। फंड का कॉर्पस है दोस्तों 250 करोड़ आरबीआई के साइड से, ठीक है। और फिर कुछ और पैसा है, जैसे 95 करोड़ है, जो कि जो दूसरे आपके कार्ड नेटवर्क्स वगैरह हैं, जैसे कि ये पीओएस मशीन के थ्रू क्या होगा, कार्ड के थ्रू पेमेंट ईजी होगा। तो ये जो कार्ड नेटवर्क्स है, रुपए कार्ड वगैरह वगैरह, उनको भी तो प्रॉफिट हो रहा है ना ये पीओएस मशीन से लगाने से। तो ये 95 करोड़ ये कार्ड के नेटवर्क्स लगाएंगे और बाकी 250 करोड़ आरबीआई लगाएगी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। क्वेश्चन 4 देखेंगे दोस्तों, द टर्म शेल कंपनी समटाइम्स सीन इन न्यूज, इट रेफर्स टू। शेल कंपनी क्या है, इसको देख लीजिए। शेल कंपनी दोस्तों, शेल कंपनी बोलते हैं कोरी कंपनी है ये, ठीक है। इसका कोई भी बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन इसका नहीं होता है। ये मार्केट से सिंपली फंड रेज करने के लिए इसको लगाया जाता है। देखिए, शेल कंपनी बाय डिफॉल्ट कोई इलीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज़ नॉट एन इलीगल कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट इट इज जनरली यूज्ड टू डू इलीगल वर्क, ठीक है। तो ये बात है, लेकिन जनरली शेल कंपनी तब भी बिल्ड किया जाता है जैसे एक स्टार्टअप को मार्केट से फंड उठाना रहता है। तो स्टार्टअप क्या करती है कि पहले एक शेल कंपनी बनाती है और उस शेल कंपनी के थ्रू मार्केट से पैसा रेज करती है, और उस पैसा रेज करके ये जो शेल कंपनी बनाई गई है ना, इस शेल कंपनी क्या करती है, आगे चल करके उसी स्टार्टअप को एक्वायर कर लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं। एक स्टार्टअप जो कि खुद मार्केट से पैसा रेज नहीं कर सकता था, उसने कुछ इन्वेस्टर्स को कह करके एक सेल कंपनी बनवाई। सेल कंपनी अदर इन्वेस्टर्स को पिच किया कि भाई देखिए देखिए इस स्टार्टअप को हम लोग एक्विजिशन करने जा रहे हैं और जिसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर ये सेल कंपनी इस स्टार्टअप को ओन कर लेती है, यानी कि अब ये सेल कंपनी नहीं रह जाती है। तो ये इसका एक लीगल काम हो गया, बट इसके अलावा ये इलीगल काम करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। शेल कंपनी, तो शेल कंपनी इज ए कंपनी विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस एंड यूज टू डिस्गाइज बिजनेस ओनरशिप फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट और द पब्लिक। तो यही इसका करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आपको सिंपल जानना है प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। प्राइमरी का मतलब क्या है कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, बी भी पर्सन, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो सकता है। ए कुछ बेच रहा है, बी उसको खरीद रहा है, ठीक है, और बी वापस ए को वापस कर दे रहा है अगर उसको करना है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी डीलिंग। लेकिन ए ने इशू कर दिया तो यहाँ पर खरीद लिया बी ने, सी ने, डी ने, ई ने, एफ ने। अब बी सी डी ई एफ ए से कुछ डील नहीं कर रहे हैं, ये लोग आपस में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। ये मैं आपको जनरल टर्म्स में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा इसमें से सेकेंडरी मार्केट नहीं है ये आपको समझना है। तो देखिए, डिबेंचर्स ये एक सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट है। प्रेफरेंस शेयर्स ये भी आपके एक सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट है। इक्विटी ये भी सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ये प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जब शेयर अपना मार्केट में इशू करने जा रही होती है, फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स ये इशू करने जा रही है, तो 100 में से क्या करेगी कि पहले 60 शेयर्स जो है इनको दे देगी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर देगी इसका। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसी, उनको ये दे देगी, ठीक है, और बाकी 40 शेयर को ही ये पब्लिक को देगी, ठीक है। इससे होता क्या है कि अगर ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है आईपीओ के डेट से 1-2 दिन पहले होता है, तो अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ये 60 के 60 शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, तो इससे मार्केट में भी एक अच्छा इमेज आता है। दूसरी बात क्या है, मार्केट में एक साधारण आदमी जो 10,000 20,000 कमाता है वो 2-4 शेयर खरीदेगा, अगर उसका 5 रुपये भी वैल्यू बढ़ गया तो वो तुरंत उसको बेच देगा। इससे कंपनी का क्या होगा कि मतलब वोलेटिलिटी आ जाएगी दोस्तों मार्केट में, इसकी जो रेपुटेशन है वो वोलेटाइल हो जाएगी। लेकिन जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सालों साल के लिए एक शेयर में पैसा लगा करके रखते हैं। तो ये बिल्कुल एक प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये डायरेक्टली जो है बॉन्ड इशूअर और बॉन्ड परचेजर के बीच का डीलिंग है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है। तो 5th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर बेटर फॉर टैक्स सेविंग्स एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड। आप समझ लीजिए कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, गोल्ड ईटीएफ क्या है, इसको समझ लीजिए। गोल्ड ईटीएफ का मतलब ये है कि आप गोल्ड परचेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड का आज के डेट में जो प्राइस है, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये 10K रुपीज पर ग्राम है, ठीक है। तो आप क्या किए कि एक ग्राम का ईटीएफ खरीद लिया। तो 1 ग्राम का ईटीएफ आप खरीदे ना, तो आपको 10,000 में ही मिलेगा वो 1 ग्राम का ईटीएफ। और कल के डेट में मान लीजिए इस 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस हो गया है 12,000 रुपये, तो आपके पास अभी गोल्ड नहीं है, बट इस ईटीएफ को जब आप बेचने जाएंगे कल के डेट में, तो आपको भी 12,000 रुपये ही मिलेंगे। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यू आर होल्डिंग 1 ग्राम गोल्ड, बट नॉट रियली में आप 1 ग्राम गोल्ड होल्ड नहीं कर रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो गोल्ड ईटीएफ आर बेटर फॉर टैक्स सेविंग्स एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड। हाँ बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि आप अगर फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो जनरली आप गोल्ड की बिस्किट वगैरह तो ले नहीं रहे, गोल्ड का कुछ बनवा रहे हैं, जैसे ईयर रिंग्स, ठीक है, और एनीथिंग। तो ये तो गोल्ड का प्राइस है 10,000 रुपये, तो ये ईयर रिंग में कन्वर्ट होते होते ये 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है। वैल्यू एडिशन हुआ है तो वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कर रहा है, गोल्ड ईटीएफ बेसिकली आपका टैक्स को बचा रहा है, क्योंकि वैसा कुछ वैल्यू एडिशन हुआ ही नहीं उसमें। दूसरा देखिए, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ईटीएफ विल इंक्रीज द करेंट अकाउंट डेफिसिट। ये गलत है। देखिए, अगर आप गोल्ड ईटीएफ ले रहे हैं तो आप गोल्ड नहीं ले रहे हैं, सिंपल सा बात है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ ना ले रहे होते तो वही पैसा आप शायद गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते तो गोल्ड को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। जब गोल्ड इंपोर्ट होता तो उससे क्या होता, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता। बट चूंकि आप गोल्ड इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ रहा, गोल्ड ईटीएफ के केस में आपके पास फिजिकल गोल्ड नहीं है, ठीक है, तो गोल्ड को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड हेंस जो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज नहीं होगा ईटीएफ के कॉन्सेप्ट में। रियल गोल्ड परचेज करेंगे तब करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इसको पहले ही समझ लीजिए। प्रेफरेंस शेयर इज समथिंग बिटवीन इक्विटी एंड डेट, ठीक है। इट इज समथिंग बिटवीन इक्विटी एंड डेट। बस इतना बेसिक नॉलेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको आंसर करना। तो पहला देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स इज एन एक्सक्लूसिव शेयर ऑप्शन विच इनेबल्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। तो ये डेट का भी इसमें कॉन्सेप्ट है ना, तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट मिलेगा। तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इंजॉय द सेम काइंड ऑफ वोटिंग राइट्स लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखिए, इस शेयर के प्राइस बढ़ने घटने से आपको बेनिफिट होगा, तो इसलिए आपके पास ये इक्विटी का भी कॉन्सेप्ट है, बट आपको वोटिंग राइट्स इसमें नहीं मिलेगी। वोटिंग राइट्स इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी दे, ठीक है, और आपका शेयर्स के इंक्रीज होने पर आपको बेनिफिट भी हो, प्लस आपको वोटिंग राइट्स भी हो। ऐसा नहीं हो सकता है। तो वोटिंग राइट्स इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग में नहीं है, बस ये ध्यान आपको रखना है। तीसरा देखिए, दे ऑल्सो हैव द राइट टू क्लेम रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इफ द कंपनी डिजॉल्व्स। बिल्कुल, जब कंपनी डिजॉल्व होगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा, तो कंपनी के एसेट्स को बेच करके ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका क्लेम वापस किया जाएगा। तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट है। तो 7th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। तो बॉन्ड्स आर डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज दैट आर नॉट बैक्ड अप बाय एनी कोलेटरल्स और फिजिकल एसेट्स। देखिए, ये गलत है। ये चीज़ जो बताई गई है ना, ये बताई गई है डिबेंचर्स के बारे में। बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये एक कंपनी लोन उठा रही है कुछ कोलेट्रल के अगेंस्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए। ये बॉन्ड, ये है डिबेंचर। तो बॉन्ड में भी कंपनी लोन उठा रही है अगेंस्ट सर्टेन कोलेट्रल, डिबेंचर में भी कंपनी लोन उठा रही है विदाउट कोलेट्रल। अब आप खुद समझिए कि बॉन्ड में जो कंपनी लोन उठा रही है वो कोलेट्रल के अगेंस्ट
उठा रही है, तो जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा सिक्योर है। तो इसमें इसमें इंटरेस्ट क्या मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा कम, इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलेगा कम। डिबेंचर के केस में कंपनी आपसे लोन ले रही है, ठीक है, लेकिन कोई कोलेट्रल नहीं, कोई भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो इस केस में रिस्क ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट या प्रॉफिट भी क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। और दोनों एक टाइप का लोन ही है, ये दोनों डेट है, आपका इक्विटी नहीं है। बहुत सारे डिबेंचर्स कन्वर्टिबल होते हैं, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट, बट इन इट सेल्फ इट इज ए लोन। तो देखिए, डिबेंचर्स आर डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज विद द बैकिंग ऑफ कोलेट्रल्स और फिजिकल एसेट्स। ये गलत है, दोनों अपोजिट किया हुआ है। बॉन्ड के केस में कोलेट्रल्स होता है, डिबेंचर्स के केस में कोलेट्रल नहीं होता है। तीसरा देखिए, बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड देयर टेन्योर इज जनरली हायर देन डिबेंचर्स। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बॉन्ड जैसे 8 साल 10 साल ऐसे के लिए होता है, डिबेंचर 1 साल 2 साल इस तरह से होता है। तो खैर, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 ओनली। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरवर्ड एंड फ्यूचर डेरिवेटिव्स। एक बात समझ लीजिए कि फॉरवर्ड का ही एक सबसेट है फ्यूचर, सबसेट है फ्यूचर, ऐसे समझ लीजिए इसको पहले तो। अब आइए बात करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाई और सेल एन एसेट एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम एट ए प्राइस एग्रीड अपॉन टुडे। बिल्कुल सही एकदम स्टेटमेंट है, ठीक है। कि फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। ये बोलती है ए और बी के बीच में ये डीलिंग होती है कि 3 महीने के बाद ए जो है 10 kg गेहूँ बी को बेचेगा, ठीक है, और 20 रुपये पर केजी के रेट से, और बी उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। तो यही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही थी। दूसरा देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड एंड आर वेरी लिक्विड एंड ट्रांसपेरेंट। ऑन द अदर हैंड, अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज निगोशिएटेड प्राइवेटली बिटवीन बायर एंड सेलर। ये गलत है, एक्चुअली इसका अपोजिट है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दोस्तों, वो रेगुलेटेड होता है बाय द, जैसे सेबी के द्वारा फ्यूचर्स जो है वो रेगुलेटेड है, ठीक है। लेकिन जो फॉरवर्ड है ये 1 to 1 है, 2 लोगों के बीच में है, ठीक है। तो फॉरवर्ड इज लेस रेगुलेटेड एंड फ्यूचर इज मोर रेगुलेटेड, ठीक है। फॉरवर्ड फ्यूचर जो है उसमें आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड में आप कम ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए आप? तो यही इसका डिफरेंस है। सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। 9th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। देखिए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग इज रेगुलेटेड बाय कमोडिटीज एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन। ये एक्चुअली इसका पार्ट है, सेबी का ही पार्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर नॉट रेगुलेटेड, ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। देयर इज ए टर्म कॉल्ड आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज का क्या मतलब है, सिंपल समझ लीजिए कि एक कंपनी का शेयर है, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, टीसीएस का शेयर है, ये 2 जगह सेल हो रहा है। किसी कारण से ऐसा हो सकता है कि 2 जगह के सेल में इस शेयर का प्राइस जो है थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जैसे यहाँ पर 103 रुपये में बिक रहा हो और यहाँ पर ये बिक रहा हो 102 रुपये में। कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड है मान लीजिए जिसके पास 1000 शेयर है टीसीएस के, 1000 शेयर्स हैं टीसीएस के, ठीक है। अब वो क्या करता है कि ये जहाँ पर उस 103 रुपये प्राइस है शेयर का, ठीक है, वहाँ से ये 100 शेयर्स बेच देता है अपने पास। 100 शेयर बेच देता है कहाँ से, जहाँ पर 103 रुपये प्राइस है वहाँ से, ठीक है। और फिर क्या करता है, 100 शेयर्स खरीद लेता है जहाँ पर 102 रुपये प्राइस है वहाँ से, ठीक है। तो यानी अभी भी इसके पास 1000 शेयर ही हैं। मेरी बात समझिए, टीसीएस के 1000 शेयर पहले थे म्यूचुअल फंड के पास, अभी भी टीसीएस के 1000 शेयर ही हैं इसके पास म्यूचुअल फंड के पास। और इसने क्या किया, एक ऐसे एक्सचेंज से इसको बेच दिया जहां पर इसको हायर प्राइस मिल रही थी, और एक ऐसे एक्सचेंज से इसको खरीद लिया जहां पर ये लोअर प्राइस में मिल रहा था, और इसके बीच के जो डिफरेंस है इसने कुछ पैसा कमा लिया। और देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये म्यूचुअल फंड, ये तो मैंने 1000 शेयर की बात की और 103-102 रुपये, यहाँ पे इनके पास करोड़ों अरबों रुपए लेकर के बैठे रहते हैं, ठीक है। और 1 रुपये ये 50 पैसे के भी डिफरेंस अगर होता है, ठीक है, उतने में ही ये डील करके मतलब एक्चुअली दे अर्न इनफ प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आर्बिट्रेज। तो इसका 10th का राइट आंसर क्या जाएगा, द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ द सेम एसेट इन डिफरेंट मार्केट्स इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम द टाइनी डिफरेंस इन द एसेट्स लिस्टेड प्राइस। बिल्कुल यही है आर्बिट्रेज। तो 10th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 8। ये सब टर्म आपके दिमाग में एकदम सटा हुआ होना चाहिए।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, आपका इशू किया जाता है ये बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है, इंटरेस्ट रेट पे नहीं करती है, ठीक है। इनका लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के बाद ये आपको इस शेयर का फेस वैल्यू रिटर्न करती है, फेस वैल्यू रिटर्न करती है। और ऑफर होता है ये एक डीप डिस्काउंट पर, ऑफर होता है ये एक डीप डिस्काउंट पर, मतलब इंटरेस्ट कुछ पे नहीं किया। इस जो आपका ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, इसका फेस वैल्यू है 100 रुपये, तो ये आपको ऑफर किया जाएगा मान लीजिए डीप डिस्काउंट पर 70% डिस्काउंट पर मान लीजिए ऑफर किया गया, यानी 30 रुपये में आपको ऑफर कर दिया गया, ठीक है। और 5 साल 6 साल के बाद जब भी ये रिटर्न हो रहा है आपको, तो फेस वैल्यू पर आपको रिटर्न होने, यानी आपने 30 रुपये लगाए और आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसका फेस वैल्यू आप रिडीम कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट इशू करती है उसके केस में, वहाँ पर भी इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता है, आपको सीधा मिलता है फेस वैल्यू, और वो आपको ऑफर किया जाता है एट ए डिस्काउंट। लेकिन ट्रेजरी बिल्स इतना डीप डिस्काउंट पर ऑफर नहीं की जाती है जितना जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। तो स्टेटमेंट 1 पढ़िए, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी इशूड बाई ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी रजिस्टर्ड विद द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड्स पे रेगुलर इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। रिडीम्ड एट मार्केट वैल्यू नहीं, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी कैपिटल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। डेट का मतलब क्या है कि किसी ने आपको लोन दे रखा है, ठीक है, या आपने किसी को लोन दे रखा है, जो भी हो सकता है। और इक्विटी का मतलब ये है कि आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो पहला इसमें स्टेटमेंट देखिए कि डेट कैपिटल इज एन एसेट फॉर द कंपनी दैट दे शो इन द बुक्स। आप सोचिए, डेट किसी का एसेट थोड़ी है कंपनी का। एक कंपनी ने लोन ले रखा है तो वो लोन उसको चुकाना है, तो ये उसकी लायबिलिटी है। ये स्टेटमेंट यहीं पर इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। पहले तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, डेट कैपिटल इज ए लो रिस्क इन्वेस्टमेंट वाइल इक्विटी कैपिटल इज ए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। डेट कैपिटल के ऊपर में क्या है, आपको तो सिर्फ उसका इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए आपने 100 रुपये का बॉन्ड परचेज किया, तो इस बॉन्ड पर आपको फिक्स है 5% 10% के रेट से इंटरेस्ट आपको मिलते रहेगा। लेकिन आपने 100 रुपये का शेयर खरीद लिया, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपये बढ़ करके 150 भी हो सकता है और घट करके 40 भी हो सकता है, यानी पूरा पूरा पैसा भी आपका साफ हो सकता है। तो इक्विटी कैपिटल जो है, जो आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टर के लिहाज से भी और इशूअर के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से इक्विटी जो है इज मोर रिस्की और बॉन्ड जो है इज लेस रिस्की, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। आइए दोस्तों, इस टाइप के जब पैसे जाते हैं ना, तो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है। अगर आपने इकोनॉमी या कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसके दूसरे या तीसरे लाइन तक आप प्रॉपर आंसर तक पहुंच सकते हैं। एनीवेज, इसको पढ़ते हैं। दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू इंटरनेशनल ऑफशोर इन्वेस्टर्स। यानी ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इसने क्या किया है कि किसी ऑफशोर इन्वेस्टर यानी विदेशी फॉरेनर को ये क्या कर रहा है, शेयर्स को बेच रहा है, ठीक है। who do not want to invest in Indian stock markets but do who want to invest in Indian stock markets but do not want to register with the market regulator। तो ये जो ऑफशोर इन्वेस्टर्स हैं, ये इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि इनका नाम वगैरह, इनका KYC वगैरह यहाँ पर रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। यानी ये चाहते हैं कि छुप छुप करके ये इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट वगैरह कमाएं, ठीक है। इसका बहुत सारा रीज़न होता है एक्चुअली कि क्यों ऐसा चाहते हैं। कई बार ऐसा भी है कि इंडिया की ही कंपनी या इंडिया का ही कोई आदमी इंडिया में बहुत सारा पैसा वैसा कमा लिया, ब्लैक मनी, और बाहर किसी को भेज दिया और वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करवाना चाहता है। अब अगर इसका KYC के थ्रू इसका नॉलेज हो जाएगा इंडिया के रेगुलेटर्स को, तो पता ही चल जाएगा कि इंडिया से किसने उसको पैसा भेजा है या नहीं भेजा है, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स होते हैं इसे। खैर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज मेंशन्ड इन द एबव लाइंस। तो दोस्तों इसके लिए कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेटरी नोट्स का। तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये रजिस्टर्ड है विद द सेबी, ठीक है।
और ये यहाँ से इंडियन स्टॉक मार्केट से शेयर को परचेज करेंगे और इसको एलोकेट करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन ऑफशोर, ये ऑफशोर इन्वेस्टर्स को, और उनका डिटेल ये अपने पास रखेंगे, बट आगे सेबी वगैरह के पास शेयर नहीं करेंगे। इस टाइप का कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेटरी नोट्स का। ठीक है, तो 13th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखिए पार्टिसिपेटरी नोट्स किस लिए यूज होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14th देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेट ओवरहैंग प्रॉब्लम इज आर करेक्ट। डेट ओवरहैंग का मतलब क्या है कि आपके ऊपर कर्ज की दीवार लटक रही है, या तलवार, कर्ज की तलवार लटक रही है, यानी बहुत ज़्यादा आप कर्ज ले चुके हैं। ये दोनों केस में हो सकता है, एक कॉरपोरेट के साथ भी हो सकता है और एक सोवरेन, सोवरेन का मतलब एक कंट्री के साथ भी हो सकता है। एनीवेज, तो इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ओवर द ईयर्स गेट्स यूज्ड अप इन रिपेइंग द एक्यूमुलेटेड डेट। पहली बात क्या है, ये बात सच है कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा डेट को चुकाने में खर्च हो जाएगा, लेकिन ओवर द ईयर्स आप प्रॉफिट एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब तो हर साल प्रॉफिट जो आ रहा है वो आपका खर्च हो जा रहा है ना, इसमें ओवर द ईयर्स नहीं, हर करंट ईयर्स का। ठीक है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर ऑल द करंट प्रॉफिट, ऐसे होगा ये, क्योंकि प्रॉफिट एक्यूमुलेट ही कहाँ हो रहा है, जब डेट ओवरहैंग है, तो इन दैट केस प्रॉफिट इज नॉट गेटिंग एक्यूमुलेटेड, दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद डेट ओवरहैंग। तो पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बट बाकी वैसे इसका कॉन्सेप्ट सही है कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा डेट चुकाने में ही चला जाएगा आपका। दूसरा देखिए, डेट ओवरहैंग रिड्यूसेस सोशल वेलफेयर, ये इसके केस में है जब सोवरेन, कोई देश से कर्ज की तलवार जब किसी देश के ऊपर लटक रही है, उदाहरण हमारा प्यारा पाकिस्तान। ठीक है, तो जो हमारा प्रिय मित्र पाकिस्तान है दोस्तों, उसके ऊपर क्या है, कर्ज की तलवार लटक रही है। इतना उसने कर्ज ले ही चुका है कि अब उसके पास कोई भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट सीधा कर्ज चुकाने में ही जाएगा। किसको? इस पाकिस्तान के प्रिय मित्र चाइना को। ठीक है, तो वो सोशल वेलफेयर कैसे करेगा जब वो कर्ज चुकाते चुकाते ही उसके पास कुछ प्रॉफिट नहीं बच रहा है, तो वो सोशल वेलफेयर नहीं कर सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। 14th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B2 ओनली। ओके, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड का नाम से ही आप समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि बॉन्ड है, यानी एक ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये ग्रीन पर्पस के लिए इशू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है ना। पहला देखिए, अ ग्रीन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। डेट है तो फिक्स्ड इनकम तो मिलेगा ही आपको, इंटरेस्ट, दैट इज स्पेसिफिकली ईयर मार्क्ड टू रेज मनी फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, HDFC बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया। ये बात आप रट लीजिए, कोई भी नया टाइप का बॉन्ड अगर कोई इशू करता है, ठीक है, तो पहला इशूअर का नाम आपको याद रखना है। जैसे इंडिया में ग्रीन बॉन्ड सबसे पहले इशू किया गया था यस बैंक के द्वारा, और यस बैंक अब डूब गया तो अब ये बन गया है नो बैंक, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, या शायद इसको रिवाइव कर लिया गया है, यू मस्ट रीड मोर अबाउट इट, बट यस बैंक वाज द फर्स्ट टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया, यू मस्ट रिमेंबर दिस। तीसरा देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इशूज इंडियाज फर्स्ट एवर यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। ये हाल फिलहाल 2021 के में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एक NBFC है। NBFC मतलब नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, तो इसने इंडिया का पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड इशू किया है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B2 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 में एक टर्म दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैंने आपको बताया था कि ये एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। ये लोगों से पैसा रेज करके उसको इन्वेस्ट करता है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो टाइप के, कंप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लगभग 80% इन्वेस्ट कर देता है, और बाकी जो है वो नॉन कंप्लीटेड, क्योंकि सब कंप्लीटेड में ही इन्वेस्ट करेगा तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहाँ से आ पाएगा। तो जो नॉन कंप्लीटेड जो है उस प्रोजेक्ट्स में 20% इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर लाइक म्यूचुअल फंड्स दैट पुल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड आर रेगुलेटेड बाय RBI। RBI के द्वारा क्यों रेगुलेट होगा? जब ये म्यूचुअल फंड है तो इट विल बी रेगुलेटेड बाय SEBI। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। दूसरा देखिए, एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज इस्टेब्लिश्ड एज ए ट्रस्ट सेटल्ड बाय, ठीक है, settled by the sponsor under the India Trusts Act 1882 and trust deed registered in India under the Registration Act 1908। तो दोनों बिल्कुल सही है। ये इंडिया ट्रस्ट एक्ट
और आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा इसको रजिस्ट्रेशन वगैरह रिकॉग्निशन वगैरह दिया जाता है। दूसरा सही स्टेटमेंट। तीसरा देखिए, द इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड ओनली इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स, ये गलत है। कंप्लीटेड में 80% और नॉन कंप्लीटेड में 20%, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो 16th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A2 ओनली। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 से देखते हैं। इट इज ए बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं ना, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज देखते के साथ ही आप इसका राइट आंसर मार देंगे कि ऑप्शन नंबर बी है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। एनीवेज, इट इज ए बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट ट्रेड ऑन एन एक्सचेंज जस्ट लाइक ए स्टॉक। होता क्या है, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी क्या करेगी, ये NSE क्या करेगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, 50 स्टॉक्स का ETF बना देगी, 50 स्टॉक्स का ETF बना देगी, ठीक है। तो जैसे इसमें ये रहेगा कि 10 स्टॉक एक कंपनी का, 20 स्टॉक एक कंपनी का, फिर ऐसे ऐसे करके टोटल 50 डिफरेंट कंपनीज का ये कॉम्बिनेशन है। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करके इस 50 कंपनीज के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपका रिस्क क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। यही एक कॉन्सेप्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का, ETF का। खैर, तो इट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ एन इंडेक्स। हाँ, तो ये पूरा कॉम्पोजिशन को रिफ्लेक्ट करेगी, लाइक BSE सेंसेक्स। इट्स ट्रेडिंग वैल्यू इज बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। इसके अंदर जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी कंपनीज के स्टॉक्स रखे गए हैं, उन सब के ऊपर इसका नेट एसेट वैल्यू डिपेंड करता है। इट्स शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट्स ऑल डे एज इट इज बॉट एंड सोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए जनरली। अब एक बार गवर्नमेंट ने भी भारत 22 ETF लॉन्च किया था। तो भारत 22 ETF का मतलब क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स 22 PSU कंपनीज। तो ये 22 PSU कंपनीज का ETF हुआ। तो ये 22 PSU कंपनीज के शेयर्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये है ETF का कॉन्सेप्ट दोस्तों। खैर, बाकी आप इसमें देख लीजिए म्यूचुअल फंड क्या है। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा ले करके उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है इन स्टॉक्स एटसेट्रा, ठीक है। फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप समझ गए हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो भी म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्की और नए टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पर। और हेज फंड्स क्या है, हेज फंड्स का मतलब क्या है कि बहुत जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनसे करोड़ों अरबों रुपए ले करके उसको इन्वेस्ट किया जाता है ताकि उनका रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, भले उनको कम से कम प्रॉफिट हो। इनफैक्ट कई बार तो उनको प्रॉफिट भी नहीं होती है, ठीक है, और वो चाहते भी नहीं, बस चाहते कि मेरा कैपिटल ही बचा रह जाए, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों इनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है। तो ये है हेज फंड का कॉन्सेप्ट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। तो ये तो गोल्ड बॉन्ड है पहली बात, और दूसरी बात सोवरेन है, यानी इसको किसके द्वारा इशू किया गया है, बाई ए कंट्री या किसी एक कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, दे आर सब्सटीट्यूट्स फॉर holding physical gold in which investors have to pay the issue price in cash and the bonds will be redeemed in gold on maturity। पहली बात ये है, ये सब्सटीट्यूट तो है फिजिकल गोल्ड का, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है इट इज़ ए सब्सटीट्यूट फॉर फिजिकल गोल्ड, क्योंकि फिजिकल गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंगली ही आपका परचेज और सेल होता है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड मेच्योर होने पर आपको गोल्ड नहीं दिया जाएगा, उस गोल्ड का प्राइस दिया जाएगा। बॉन्ड परचेज भी आप करेंगे गोल्ड के करेंट प्राइस पर, मतलब गोल्ड आपको नहीं खरीदना है ना बेचना है, गोल्ड यहाँ पर यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। गोल्ड का बस प्राइस यूज हो रहा है। अगर गोल्ड का 1 ग्राम का प्राइस है 10,000 रुपये, तो 1 ग्राम का बॉन्ड आप खरीदने जा रहे हैं तो 10,000 रुपये आप दे रहे हैं। मान लीजिए 2 साल के बाद इस 1 ग्राम का प्राइस 12,000 रुपये हो गया है, तो जब आप इस बॉन्ड को बेचने जा रहे हैं, रिटर्न करने जा रहे हैं, तो आपको 12,000 रुपये मिल रहे हैं, ना कि गोल्ड मिल रहा है। तो रिडीम्ड इन गोल्ड नहीं, रिडीम्ड इन कैश, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, the bonds are issued in denominations of 1 gram of gold and in multiples thereof and there is no minimum or maximum investment limit of subscription। ये गलत है। देखिए, ये बात से सही है कि ये एक एक ग्राम के डिनोमिनेशन में इसको इश्यू किया जाता है। तो मिनिमम तो इसका क्या हो गया, मिनिमम लिमिट हो गया ना 1 ग्राम, और मैक्सिमम लिमिट भी है। मैक्सिमम लिमिट है अलग अलग जो एंटिटीज़ हैं, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसके लिए 4 kg का लिमिट है, एंड इसी तरीके से अलग अलग के लिए अलग अलग लिमिट है, बट लिमिट है।
ठीक है, तो पहला भी आपका रॉन्ग है दोस्तों, दूसरा भी आपका रॉन्ग है। तीसरा देखिए, दीज सिक्योरिटीज आर एलिजिबल टू बी यूज्ड एज कोलेटरल फॉर लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसी। ये बिल्कुल सही है। अब भाई आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको आप एज ए कोलेटरल क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है लेकिन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिस बॉन्ड इज ए 3 पार्टी बॉन्ड। 3 पार्टी एग्रीमेंट या 3 पार्टी बॉन्ड सुनते के साथ आप मार दीजिए श्योरिटी बॉन्ड्स। 3 पार्टी बॉन्ड, मन में याद कर लीजिए, 3 पार्टी बॉन्ड का मतलब है श्योरिटी बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, इसमें 3 पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। एक तो बॉन्ड का इशूअर है, ये इशूअर है, एक है बॉन्ड का प्रिंसिपल, और एक है बॉन्ड का ऑब्लाइजी। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड इशूअर ने प्रिंसिपल को बेच दिया, ऑब्लाइजी ये कहता है कि तुम जब चाहो तो मुझे भी ये बेच सकते हो, तो मैं तुमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न कर दूंगा। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट है श्योरिटी बॉन्ड का। ठीक है, ठीक है, बॉन्ड इशूअर ने गारंटी नहीं दी है भले कि मतलब तुम मुझे भी ये रिटर्न कर सकते हो, बट यहाँ ऑब्लाइजी का कॉन्सेप्ट मतलब 3 पार्टीज के बीच में ये ऐसा बॉन्ड का एग्रीमेंट है कि तीनों को ही बेनिफिट हो रहा है इससे। ठीक है, प्रिंसिपल का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो गया है, इसको कोलेटरल वगैरह की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्लाइजी तो बोल ही रहा है कि भाई तुम जब चाहो तो मुझे बेच सकते हो। तो इसी टाइप का ये कॉन्सेप्ट है श्योरिटी बॉन्ड्स का, श्योरिटी बॉन्ड्स का। तो 3 पार्टी बॉन्ड आप याद रख लीजिए, किसके किसके बीच में? बॉन्ड इशूअर, प्रिंसिपल और ऑब्लाइजी के बीच में, एंड दिस इज नोन एज श्योरिटी बॉन्ड। बाकी आपको पता है मसाला बॉन्ड क्या होता है? रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, फिर सोशल इंपैक्ट बॉन्ड क्या होता है? इट इज इशूड फॉर सर्टेन क्रिएटिंग सर्टेन सोशल इम्पैक्ट्स। ठीक है, सो वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हेजिंग, हेजिंग मैंने आपको बता दिया था, हेजिंग क्या होता है? विथ रेफरेंस टू एन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एनी इकोनॉमी। हेजिंग का मतलब क्या है? ये एक टाइप का रिस्क रिड्यूसिंग, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इम्प्लॉयड टू ऑफसेट लॉसेस इन इन्वेस्टमेंट्स बाय टेकिंग एन अपोजिट पोजीशन इन रिलेटेड एसेट। ठीक है, तो यही है आपका हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या है कि आपने इन्वेस्टर से खूब सारा पैसा ले लिया है और उसको क्या कर रहे हैं आप? ऐसे ऐसे जगह में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉफिट भले ना मिले। देखिए, प्रॉफिट के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टांस अलग होता है, बट प्रॉफिट आपको भले ना मिले लेकिन बस आपका रिस्क मिनिमाइज रहे। तो रिस्क मिनिमाइज होने का मतलब क्या है कि आप अपोजिट स्टांस ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ रिस्क मिनिमाइज, प्रॉफिट के लिए आप स्टांस नहीं ले रहे हैं। जनरली पीपल इन्वेस्ट इन मार्केट फॉर प्रॉफिट, बट आप यहाँ पर इन स्टांस ले रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट बट टू रिड्यूस द रिस्क। तो यही बोला जा रहा है अपोजिट स्टांस। तो खैर ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, बस आपको इतना याद रखना है। तो 20 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हम लोग हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर लॉन्ग टर्म डेट। पहली बात यह है कि ट्रेजरी बिल्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो है, ये इसको इशू किया जाता है एक सोवरेन के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए या गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और जब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो वो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट कैसे हो सकता है? तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि मनी मार्केट का मैक्सिमम जो टेनर होता है वो 1 ईयर होता है। जो कैपिटल मार्केट है उसका टेनर होता है 1 ईयर से अधिक। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। दूसरा देखिए, ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज दैट पे रेगुलर इंटरेस्ट। देखिए ट्रेजरी बिल्स में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है। ट्रेजरी बिल्स आर ऑफर्ड एट ए डिस्काउंट, ऑफर्ड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट ए फेस वैल्यू, रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार आप इसको फिर से समझ लीजिए कि ट्रेजरी बिल्स के कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि एक मान लीजिए एक ट्रेजरी बिल्स का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, तो ये आपको ऑफर किया जाएगा 20% डिस्काउंट पर। मान लीजिए आपको ऑफर कर दिया गया एट द 80 रुपीज़। जब आप इसको रिडीम करने जाएंगे 1 साल के बाद तो फिर आपको मिलेगा 100 रुपये। यही है इसका कॉन्सेप्ट। बाकी इस पर आपने 80 रुपये खर्च किया, आपको मिला 100 रुपये, यानी 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, बस खेल यहीं पर खत्म हो गया। जो दूसरे होते हैं बॉन्ड्स वगैरह, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, वो जब आपको ऑफर किए जाते हैं तो वो एक सर्टेन कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट पर ऑफर किए जाते हैं। जैसे आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आपको सालाना उस पर 7 रुपये या 8 रुपये ऐसे इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट कुछ नहीं मिल रहा है, दे आर ऑफर्ड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट है। तो कोई रेगुलर इंटरेस्ट इस पर नहीं मिलेगा ट्रेजरी बिल पर, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों कि बैंक्स गिव ट्रेजरी बिल्स टू आरबीआई टू गेट मनी अंडर रेपो एंड दे कैन ऑल्सो कीप इट टू फुलफिल देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल, जो SLR रिक्वायरमेंट्स के लिए दोस्तों बैंक्स को क्या मेंटेन करना पड़ता है, ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गोल्ड, ये सब मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज के लिए। और फिर इन्हीं चीज़ों को एज ए सिक्योरिटी या कोलेट्रल देकर के बैंक जो है आरबीआई से लोन भी ले सकती है एट रेपो। एक बात याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को ऑफर किए बिना भी बैंक आरबीआई से लोन ले सकती है, बट दैट लोन विल बी नॉट एट रेपो, दैट लोन विल बी एट MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विल बी 0.25% मोर देन द रेपो, क्योंकि आप कोलेट्रल नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। खैर, तो थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। 21 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B3 ओनली। आई दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्लू चिप स्टॉक्स? ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक्स होता है दोस्तों एक एकदम टाइम टेस्टेड जो कंपनीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल कंप्यूटर्स जो है ये टाइम टेस्टेड कंपनी है। मार्केट में कुछ भी रिस्क हो जाए, ये अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगी तो एटलीस्ट आपका जो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की कंपनीज को बोलते हैं टाइम टेस्टेड कंपनीज। तो ये वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में आपका इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करके रखती है, और बेस्ट सिचुएशन में तो क्या करेगी, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देती है। तो ये है ब्लू चिप स्टॉक्स, एकदम बेस्ट स्टॉक्स बोलते हैं इसको मार्केट का, ठीक है। रिस्क मिनिमम होता है, ठीक है, प्रॉफिट हो सके बहुत ज़्यादा ना हो बट रिस्क इज मिनिमम। और वो जो हेज फंड है, जो हेजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इसी टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो खैर, तो ये है ब्लू चिप स्टॉक्स। तो इस कॉन्सेप्ट का आप देख लीजिए कौन से स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो शेयर्स ऑफ वेरी लार्ज एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज विथ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ साउंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का A, ठीक है दोस्तों। जैसे देख लीजिए, ब्लू चिप कंपनी स्टॉक्स जो होती हैं ये इंडस्ट्री लीडर्स होती हैं, ठीक है। फिर इनका एकदम एक अच्छा बिजनेस मॉडल होता है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है इनका, हिस्ट्री होती है इनकी बहुत अच्छी, ठीक है। ये डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को लगातार पे करते हैं, ठीक है। फिर ये जो है रेगुलरली इंक्रीज इट्स पे आउट्स, मतलब इससे आपको हमेशा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते ही रहता है। कंपनीज का नाम देख लीजिए, कोका कोला, P&G, वॉलमार्ट, ये सब आपका ये कंपनी है। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो प्राइमरी मार्केट इज दैट सेगमेंट ऑफ द कैपिटल विच डील्स विथ न्यू सिक्योरिटीज विच इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। तो ये आपको बताना है इट इज ए राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा बताइए, द सेकेंडरी मार्केट और अदरवाइज कॉल्ड द स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड बिटवीन इन्वेस्टर्स आफ्टर देयर इशू टू द पब्लिक इन प्राइमरी मार्केट। यानी प्राइमरी मार्केट में इशू होने के बाद इन्वेस्टर्स आपस में सेल परचेज करते हैं, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। आप बताइए सही है या गलत स्टेटमेंट है। तीसरा है, इन ए सेकेंडरी मार्केट द कंपनी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन वेयर एज इन द प्राइमरी मार्केट देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंपनीज। आप बताइए कि इसमें से ये सही है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द राइट आंसर। ट्राई टू गिव अ डिटेल्ड आंसर, ये नहीं कि सिर्फ ABC ऐसे लिख दिया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड दोस्तों। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल CS विथ आनंद मोहन पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।